वेलकम टू लेजिट प्रेप योर गेटवे टू सक्सेस। तो आज जो है हम वक्फ को डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज 288 वोट्स अब ऑलरेडी पास हो गए लोकसभा में, राज्यसभा के अंदर ऑलरेडी कंसिडरेशन के लिए वो चला गया है। सो इट्स वेरी expected that it will pass within few days and probably become a law. So it's very important to know as to why exactly this is such a heated topic. What exactly is Waqf? We are only here to know academically as to what is Waqf and all. We are not concerned with controversies. We need to understand what is Waqf. Why exactly was it brought? Why exactly is it even a topic of discussion and all? And what exactly are the changes that are suggested by the bill? तो अगर हम वफ के बारे में बात करते हैं तो उसका ओरिजिन जो है एक अरेबिक वर्ड से आता है जिसका वर्ड है मस्दर। मस्दर जो होता है मतलब कि एक अरेबिक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बेसिकली किसी चीज़ को डिटेन करना, प्रिवेंट करना या रिस्ट्रेन करना है। तो वक्फ में भी वही कॉन्सेप्ट है कि जो प्रॉपर्टी होती है वो एकदम खुली नहीं होती। जनरली क्या होता है, प्रॉपर्टी अगर किसी पर्सन को मिल रही है, जैसे मान लो अगर ए है, ए ने अगर पर्सन प्रॉपर्टी किसी बी को दी, तो ये प्रॉपर्टी ऐसा नहीं कि बी अब लाइफ टाइम के लिए रखेगा, नो, बिकॉज देर इज अ रूल अगेंस्ट परपेचुइटी बेसिकली कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो वो टीपीए में है, हम उससे भी डील नहीं करने वाले हैं। हम सिंपली जनरल कॉन्सेप्ट, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ द डे रियल एस्टेट में अगर आप जाओगे तो क्या होता है, किसी के पास प्रॉपर्टी आती है, बी सी को प्रॉपर्टी देता है, सी डी को प्रॉपर्टी देता है और ये प्रॉपर्टी घूमते रहती है और ऐसे ही इकोनॉमी में सर्कुलेशन होते रहता है। तो प्रॉपर्टी कभी बनती नहीं है। लेकिन वक्फ का कॉन्सेप्ट जो है वो अलग है। उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप डिटेन कर रहे हो, जिसको आप प्रिवेंट कर रहे हो, रिस्टेन कर रहे हो, यानी कि उसका सर्कुलेशन जो है आप एकदम सेम लेवल पे नहीं कर सकते हो जैसे आप बाकी किसी प्रॉपर्टी का कर सकते हो। ठीक है, तो वफ का मतलब है कि भाई यू होल्ड द प्रॉपर्टी इन सच अ मैनर कि भाई सारे टाइम जो आने के लिए, लाइक फॉर ऑल द टाइम्स टू कम, जो उसका कॉर्पस है ना, इट कैन नॉट बी गिवन बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसफर एंड ऑल। यानी कि कोई भी मोड ऑफ ट्रांसफर हो सकता है, सेल हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, गिफ्ट, विल, मॉर्गेज एक्सेट्रा एंड ऑल। तो कोई भी हो इनमें से वो सारा का सारा जो भी कॉर्पस है, मतलब कि जो उसका प्राइमरी मतलब जो पोर्शन होता है, वो आप उसे नहीं बेच सकते, आप नहीं एक्सचेंज कर सकते, आप गिफ्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये जो है इसका एक रिलीजियस कैरेक्टर तो है ही और ये परमानेंट है। सबसे बड़ी बात ये टाइड है ऑलरेडी, तो ये परपेचुइटी के लिए यूज होगा। परपेचुइटी का मतलब है यानी कि जो हमेशा यूज होगा, कोई टेम्पररी नहीं है। ये इनकम जो इससे डराइव होने वाली है, जो भी इससे आप डराइव करने वाले हो इस जमीन से, है ना, एक प्रॉपर्टी है, तो अगर आप उसको जमीन मानते हो तो जितने भी आप जो चीज़ इससे डराइव करने वाले हो हमेशा के लिए डराइव करने वाले हो। तो जैसे सूरा अली इमरान 3 आयत 86 बोलते हैं, उसमें बोला जाता है कि ये shall never attain to goodness till you give alms of that you love and whatever you give of soul God knoweth it. It means कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई एक न्यू परपेचुअल फॉर्म को, चैरिटी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई कुरान में बहुत सारे चैरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल है। और चैरिटी कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जैसे ज़कत है एंड ऑल, तो इन सबको बहुत ही एडवांस किया गया, अच्छा माना गया है। जैसे आर्म्स होते हैं, सदका होते हैं, फितरा होते हैं, यहाँ पे भी बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन ये बेनिफिट्स जो होते हैं मोमेंट्री होते हैं, यानी कि ये कुछ पल के लिए होते हैं, कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए होते हैं, एक सर्टेन पोर्शन पीरियड के लिए होते हैं, टाइम के लिए होते हैं, टेम्पोरल के लिए होते हैं। लेकिन वक्फ में ऐसा नहीं है। वक्फ में वो परमानेंट होता है जो भी चीज़ होती है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी को बेच नहीं रहे हो। और सीधी सी बात है, जब आप प्रॉपर्टी को बेचोगे ही नहीं तो जो भी इसका बेनिफिट्स होगा वो आपको मिलते रहेगा। तो वक्फ में वही कॉन्सेप्ट होता है। तो इसका ओरिजिन जो है इसलिए आया, वक्फ को आफ्टर ऑल इंट्रोड्यूस को करना पड़ा। तो वक्फ को इसलिए इंट्रोड्यूस करना पड़ा क्योंकि पहले के ज़माने में क्या था कि देखो, टैक्सेशन सिस्टम इतना मतलब कि सिस्टमेटाइज नहीं था, इतना इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं था जितना आज है। सो द स्टेट जो होते थे मतलब कि उनके पास रिसोर्सेज होते ही नहीं थे, वो वेलफेयर करना चाहते थे लेकिन करेंगे कैसे जब पैसे ही नहीं है। तो इसीलिए मतलब कि ये माना गया कि चलो भाई ठीक है, स्टेट के पास अगर पैसे मतलब कि कैसे हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि स्टेट के पास पैसे तभी होंगे ना जब वो कुछ प्रॉपर्टीज को रिटेन कर पाएगा, जिससे कि वो फाइनेंस कर पाए स्कीम्स को। तो इसीलिए मिलियंस ऑफ अफकफ जो है इसका कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है, और वो बनाए गए, और उसकी वजह से जो स्टेट है वो वेलफेयर में रख पाया। वरना स्टेट तो वेलफेयर कर ही नहीं पाता था क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं होते थे कभी भी। तो फिर वो वॉर में चले जाता था और उसमें किसी का भी मतलब कि युद्ध में वेलफेयर तो होता नहीं है। प्रॉफिट ने ये भी कहा हुआ है कि भाई जब वफ के बारे में उन्होंने कॉन्टेक्स्ट में कहा हुआ है कि यू शुड टाइप अप द कॉर्पस एंड गिव अवे द ऊसुफ्रक्ट, यानी कि जब किसी ने उनसे पूछा प्रॉफिट्स एंड ऑल कि भाई ये वैल्यूएबल लैंड जो है, ये जो फ्रूट ऑर्चर्ड है, तो हम इसका क्या करें। तो प्रॉफिट ने बोला उनको समझाते हुए कि तुम इसको रखो जैसे कि वैसा ही है, लेकिन इसका जो ऊसुफ्रक्ट है, यानी कि जो भी इससे तुम डराइव कर रहे हो, जो भी तुम्हें प्रॉफिट्स मिल रहे हैं इससे एंड ऑल, तुम उसको दे सकते हो। जो भी इसके बेनिफिट है तुम इसका मतलब कि लाभ जो है काफी लोग को दे सकते हो, लेकिन ये लैंड अपने पास ही रखो। तो प्रॉफिट ने कहा कि लैंड जो है कभी भी बिकनी नहीं चाहिए, ठीक है, और ना तुम किसी को ये दान दे सकते हो। इसका जो इनकम है और जो भी इसके फ्रूट्स है वो पुअर के लिए रिजर्व होंगे, नीडी रिलेटिव्स के लिए रिजर्व होंगे, पीपल जो ट्रैवलर्स होते हैं, गेस्ट होते हैं, मतलब जो भी ऐसे कॉजेज जिसके लिए मतलब कि अल्लाह ने ऑर्डेन किया हुआ है। तो वहां से हमारा वक्फ का बेसिकली ओरिजिन आता है। अब हमारे यहाँ देखो वक्फ में बहुत सारी डेफिनेशंस है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अबू यूसुफ की डेफिनेशन है। अबू यूसुफ की डेफिनेशन भी है, अबू हनीफा की भी डेफिनेशन है, इमरान अली की भी डेफिनेशन है।
लेकिन हमारे यहाँ अबू यूसुफ की डेफिनेशन मानी जाती है, तो इसलिए हम अबू यूसुफ की डेफिनेशन से बस कंसर्न है। तो अबू यूसुफ कहते हैं कि वक्फ इज बेसिकली अ डिटेंशन ऑफ अ थिंग, ठीक है, अ डिटेंशन ऑफ अ थिंग इन द इम्प्लाइड ओनरशिप ऑफ ऑलमाइटी गॉड इन अ वे दैट इज प्रॉफिट मे बी अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग्स। यानी कि यहाँ पे वक्फ जब करते हैं लोग, ठीक है, जब भी वक्फ क्रिएट होता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई बोले या ना बोले वो अपने आप पता होता है कि इसका मतलब है कि वो गॉड को वो प्रॉपर्टी दे रहा है। और ऑब्वियसली बात है, जब गॉड को आपने किसी चीज को दे दिया तो आप वापस थोड़ी ना ले सकते हो गॉड से। गॉड को एक बार दे दिया, वो दे दिया, राइट। तो गॉड को यहाँ पे वो प्रॉपर्टी डेडिकेट हो जाती है, और इसीलिए उसका जो बेनिफिट्स होता है, जो भी उससे प्रॉफिट सब डराइव होता है, वो बस मतलब कि बेनिफिट उसका जो है पहुंचाया जा सकता है बाकी लोग को जो गॉड के अलावा है, लाइक ह्यूमन बींग्स हो गए एंड ऑल, है ना, जनरल में। और जो डिटेंशन होता है, मतलब कि जो भी डिटेंशन मतलब क्या, प्रॉपर्टी अब मतलब कि ऑलमाइटी गॉड को जैसे ही डेडिकेट हो जाती है तो वो डिटेन हो जाती है, राइट, वहीं पे बंद जाती है। तो वो एब्सोल्यूट होता है, यानी कि मतलब वो जो प्रॉपर्टी है जैसे ही मतलब कि वक्त उसका क्रिएट होता है, इट कैन नीदर बी सोल्ड नॉर गिवन नॉर इनहेरिटेड, ठीक है, नीदर बी सोल्ड नॉर गिवन नॉर इनहेरिटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो हमने डेफिनेशन है इंडिया में एक्सेप्ट कर ली है। अब मेनली तीन प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वक्फ के रिगार्डिंग। पहला होता है कि रिलीजियस एंड पायस है, ऑब्वियस सी बात है, जब डेडिकेशन गॉड को हो रहा है तो भाई रिलीजियस एंड पायस तो होगा ही। ऑब्जेक्ट जो है परमानेंट होता है, परमानेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऐसा नहीं कि टेम्पररी कॉन्सेप्ट के लिए सदका फितरा ये सब नहीं है, वो तो है, लेकिन ये परमानेंट है, यही बड़ी डिस्टिंक्टिव चीज है वक्फ के बारे में। एंड द ओनरशिप जो है वो वेस्ट करता है गॉड के साथ, ओनरशिप जो है वो गॉड के साथ वेस्ट करता है, इंप्लाइड ओनरशिप है, ठीक है, अब यूसुफ के डेफिनेशन में। अब डिफरिंग ओपिनियंस है, मतलब कि फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो कोई पर्सन है जैसे ए है, अब ए अगर किसी अपनी जमीन का या अपनी जायदाद का, अपनी प्रॉपर्टी का वक्फ क्रिएट करता है, तो क्वेश्चन उठता है कि क्या वो उस प्रॉपर्टी को जो उसका उसने वक्फ क्रिएट किया है, क्या वो वापस ले सकता है? क्या वो ये बोल सकता है अरे मेरा इरादा नहीं था, मैं इसे वापस लेना चाहता हूँ? तो जनरली यही माना जाता है कि नहीं, ये इरिवोकेबल है, ठीक है, ये इरिवोकेबल है क्योंकि आपने वेस्ट कर दिया है। अबू यूसुफ भी यही कहते हैं, वेस्ट इन अल्लाह एंड दैट इज व्हाई इट्स इरिवोकेबल। बट कुछ डिफरिंग ओपिनियंस हैं, जैसे अबू हनीफा है, वो बोलते हैं कि यहाँ पे जो हनाफी स्कूल के फाउंडर थे कि ये रिवोकेबल है, ठीक है, यहाँ पे रिवोकेबल है। वाकिफ का मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन, वाकिफ मतलब कि जो पर्सन यहाँ पे वक्फ क्रिएट कर रहा है उसके पास ऑप्शन होता है। और इमाम मोहम्मद कहते हैं यहाँ पे कि भाई ये रिवोकेबल होगा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी और कि भाई इमूवेबल है, मूवेबल है, कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा नॉल। बट अगेन हमने अबू यूसुफ की डेफिनेशन यहाँ पे फॉलो की है, तो ऑब्वियसली बात है हम उन्हीं की डेफिनेशन में जाएंगे। अब तीन लीगल इंसिडेंट्स होते हैं वक्फ के बारे में जब हम बात कर रहे थे, इररिवोकेबिलिटी, परपेचुइटी, इनएलिजिबिलिटी। इररिवोकेबिलिटी यानी कि मतलब एक बार अगर किसी ने वक्फ क्रिएट कर दिया तो आगे जाके 2 साल बाद जाके ये नहीं बोल सकता अरे भाई मैं वापस लेना चाहता हूँ, नो। आपने अपनी प्रॉपर्टी जैसे ही वक्फ क्रिएट कर दी उस प्रॉपर्टी की, मान लो आपकी ये प्रॉपर्टी है, आपका एब्सोल्यूट राइट है उस पर बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, बट आपने जैसे ही वक्फ क्रिएट किया तो आप जैसे वापस नहीं ले सकते क्योंकि उसका डेडिकेशन जो है लिटरली गॉड को हो गया अब, तो वो इररिवोकेबल माना जाता है। परपेचुइटी है यानी कि परमानेंट है, आप वापस नहीं ले सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं जो है इसे सिर्फ 3 साल के बना रहा हूँ वक्फ, 7 साल के लिए बना रहा हूँ वक्फ, नो, इट इज फॉर लाइफ, मतलब कि इट इज बियॉन्ड योर लाइफ, इट इज परमानेंट, ठीक है, एक बार क्रिएट हो गया हो गया। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक फ्रेज है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। फिर आता है इनएलिजिबिलिटी। इनएलिजिबिलिटी यानी कि मतलब यहाँ पे आप इसको एलिनेट नहीं कर सकते हो इस प्रॉपर्टी को, आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई ये जो है सिर्फ इन लोगों के लिए यूज हो सकती है, क्योंकि भाई एट द एंड ऑफ द डे इसके जो प्रॉफिट्स है, जो उसूफ रखते हैं, सबके लिए यूज हो सकते हैं, बस इसका जो लैंड है, जो प्राइमरी कॉर्पस है, वो एलिनेट नहीं हो सकता, वो ऑलरेडी डेडिकेट हो गया है गॉड को, तो वो एलिनेशन इसका पॉसिबल नहीं है, आप इसको किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, एलिनेशन इसका नहीं कर सकते हो। अब कौन वक्फ क्रिएट कर सकता है? तो ऑब्वियसली बात है कि वक्फ क्रिएट करने के लिए पहली बात तो आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है ही नहीं तो भाई आप वक्फ क्रिएट कैसे करोगे? तो आप ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी होने चाहिए हो। सबसे बड़ी चीज वही है कि भाई आप अंडर कोवर्जन, थ्रेट, फ्रॉड या अंडू इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं एक्ट कर रहे हो। यानी कि जो भी हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक रिक्वायरमेंट्स होती है कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त, तो वही रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे भी जनरल अप्लाई करती है कि भाई तुम्हारे साथ धोखा नहीं हो रहा, जोर दबाव में तुम वक्फ क्रिएट नहीं कर रहे हो, तुम गलत तरीके से मतलब कि तुम्हें दबाव लगा के या कि अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन तुम्हारे ऊपर यूज करके अनड्यू इन्फ्लुएंस तुम्हें नहीं कर रहा, अपनी ट्रस्ट का मतलब कि पोजीशन को अब्यूज नहीं कर रहा। उसके बाद है कि ही शी मस्ट बी बालिग, बालिग यानी कि ऑब्वियसली एक अरेबिक वर्ड है। अब इसका मतलब होता है सिंपली कि एडल्ट अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, एडल्ट है ना। और एडल्ट अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ यानी कि मतलब दैट्स डिफरेंट, बिकॉज इस्लामिक लॉ में एडल्ट की एज जो है 15 डिफाइन की गई है, बट अगर आप इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 में जाओगे तो वहां पे 18 डिफाइन की गई है। उसके बाद ये बोलते हैं कि वाकिफ जो है इट मस्ट नॉट बी सफरिंग फ्रॉम डेथ इलनेस, यानी कि मर्ज उल मौत, क्योंकि उसकी डेथ इलनेस नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पीड़ित हो एकदम डेथ की कंडीशन पे हो तब जाके, क्योंकि इसके सेंसेस तब काम नहीं कर रहे होंगे ना, तो वो प्रॉपर माइंड से डिसीजंस जो ले सकता है किसी साउंड माइंड से वो ले नहीं पाएगा।
उसके बाद है कि वाकिफ जो है मुस्लिम भी हो सकता है, नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि भाई कोई मुस्लिम ही होगा तभी वो वाकिफ क्रिएट कर सकता है, नो, कोई भी वक्फ क्रिएट कर सकता है, चाहे वो इस्लाम को फॉलो करता हो या नहीं करता हो। और यहाँ पे बोला गया कि अपोस्टेट जो है वो वक्फ को क्रिएट कर सकता है, लेकिन सिर्फ पायस पर्पस के लिए। यानी कि अपोस्टेट मतलब वो पर्सन होते हैं जो मतलब कि छोड़ देते हैं बेसिकली इस्लाम को, ठीक है। अपोस्टेट वो पर्सन होते हैं जो अनबिलीवर्स हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि उन्होंने किसी और रिलीजन में भी कन्वर्ट कर लिया, इसका मतलब बस ये है कि जिन्होंने अपने रिलीजन पर टर्न बैक कर लिया, उसको हम कहते हैं अपोस्टेट। तो अपोस्टेट भी क्रिएट कर सकते हैं वक्फ फॉर अ पायस पर्पस। उसके बाद फाइनली है कि भाई देखो, वैलिडिटी ऑफ वक्फ जो होती है पर्दनशील मुस्लिम लेडी, वो क्वेश्चनेबल होती है। क्यों? क्योंकि वो जो लेडीज होती है पर्दनशील मुस्लिम लेडी, उसका मतलब है सिंपली कि वो लेडी जो इतना सोसाइटी में नहीं घूमी है, वो हमेशा मतलब बंद के एक घर में रही है एंड ऑल, जिनका पूरा कोई सोशल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, तो यानी कि दे डू नॉट नो द वेज ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल, दैट इज वाई दे कैन बी इजिली इन्फ्लुएंस। तो इसीलिए यहाँ पे वो वक्फ क्रिएट नहीं कर सकते हैं, या वो अगर करते हैं तो वो क्वेश्चनेबल होता है कि भाई उन्होंने क्रिएट किया है तो सही दिमाग से किया है या नहीं किया है। एंड फाइनली ऑटोमेटिक क्रिएशन बाय लॉन्ग यूजर, तो अगर कोई मतलब कि बहुत किसी प्रॉपर्टी का बहुत लंबे समय से यूज कर रहा है एज अ वर्क एंड ऑल, तो वहां पे वक्फ वो क्रिएट हो जाता है अपने आप, बिकॉज दे आर अ लॉन्ग यूजर। अब इस पे क्वेश्चन उठा है बिल पे, जैसे हम आगे जाके अभी देखने वाले हैं लॉन्ग यूजर पे, कि भाई क्या कॉम्प्लेक्सिटीज है। तो मेनली देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ क्या होता है ना, वक्फ को जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो हमारे यहाँ दो तरीके होते हैं। पहला होता है नॉन स्टेचुरी मेथड, यानी कि नॉन स्टेचुरी मेथड मतलब ये लेजिस्लेशन ने नहीं प्रोवाइड किया है, ये पहले से चलता हुआ आ रहा है कस्टम्स एंड ऑल से। तो मुटावली जो होते हैं वो मैनेजमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ऑल। अब मुटावली जो है कौन कौन हो सकते हैं वो भी हमें पता है ऑब्वियसली, बट हमें इतना डीप में जाना नहीं है, हमें तो मतलब स्टिक करना है कि एट द एंड ऑफ द डे बिल क्या प्रोवाइड कर रहा है और बिल क्या चेंज कर रहा है। तो मुतावलीस के रिगार्डिंग उन्होंने इतना कुछ चेंजेस किया नहीं है। मेनली जो उन्होंने चेंजेस किया है वो किसके रिगार्डिंग किया है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ एंड हाउ वक्फ कैन बी क्रिएटेड एंड ऑल। तो नॉन स्टेचुरी मेथड, स्टेचुरी मेथड, तो यहाँ पे स्टेचुरी मेथड में मतलब कि वक्फ बोर्ड होता था, और 1995 का जो एक्ट था वो प्राइमरी एक्ट था जो कि रेगुलेट करा था अभी तक वक्फ को पूरा। अब इन्होंने जो है बिल से काफी चेंजेस लाए हैं। पहले चेंज तो इन्होंने ये किया है कि भाई ये बात जो शुरुआत हुई थी ये अगस्त 2024 में हुई थी, यानी कि भले ही पास कल हुआ है लेकिन ये बात जो है अगस्त 8 से शुरुआत हो गई थी और इंट्रोड्यूस हो गया था लोकसभा में। और इसने जो है वक्फ एक्ट 1995 को अमेंड किया, ठीक है। वक्फ एक्ट को ऑब्वियसली 1995 एक्ट हमारा प्राइमरी एक्ट है तो उसी को अमेंड किया इसने। तो ये जो एक्ट हमारा रेगुलेट करता था वक्फ प्रॉपर्टी को एंड ऑल, और डिफाइन करता था कि भाई वक्फ होती क्या है। तो 1995 के एक्ट में वक्फ को डिफाइन किया गया था कि भाई ये एक इंडाउमेंट है, मतलब इसमें मूवेबल इमूवेबल दोनों को इंक्लूड किया गया है, और बोला गया कि भाई कोई भी अगर मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसको जो भी पर्पस लाइक पायस पर्पस, रिलीजियस पर्पस या चैरिटेबल पर्पस जो मुस्लिम लॉ में माना जाता है, अगर उसके लिए कोई उसका डेडिकेशन कर रहा है प्रॉपर्टी का, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो वो वक्फ कहलाता है नॉल। और एवरी स्टेट जो है उस पर एक रिक्वायरमेंट होता है, मतलब एक मैंडेट होता है, ऑब्लिगेशन होता है कि भाई तुम वक्फ बोर्ड को क्रिएट करो, कॉन्स्टिट्यूट करोगे, जिससे कि वो वक्फ को आराम से मैनेज करेगी। अब यहाँ हमारा जो बिल है पहली बात तो एक्ट को रिप्लेस करता है, यानी कि एक्ट का नाम ही बदल रहा है। पहली बात तो वो क्या बोल रहा है, यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। तो पहली बात तो उन्होंने नाम जो है एकदम लंबा चौड़ा दे दिया है, ठीक है, नाम जो है उन्होंने एकदम बदल दिया है। और हम नाम से पता लगा सकते हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, बिकॉज नेम ऑफ द स्टेच्यू टेल्स अस अ लॉट। सो यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट, यानी कि ऑब्वियसली पहली बात तो वो कंसोलिडेशन पे फोकस कर रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी पे फोकस कर रहे हैं, मैनेजमेंट पे, इंपावरमेंट पे फोकस कर रहे हैं, एफिशिएंसी पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एलिगेशंस उठे थे करप्शन के रिगार्डिंग एंड ऑल, तो इसीलिए उन्होंने एफिशिएंसी पे मतलब कि यहाँ पे एम्फेसिस किया है एंड डेवलपमेंट में। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ वक्फ में क्या होता था कि लाइक जो वक्फ है एक्ट में, ठीक है, वहां पे वो अलाउ होता था कि या तो कोई पर्सन है डिक्लेयर कर दे रहा है कि मैं इस प्रॉपर्टी को आज से वक्फ मतलब डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो यानी कि उसने डिक्लेयर कर दिया है ना। मैंने मतलब फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास कोई जमीन है, मैंने बोला कि मेरी जमीन जो है मैं इसको वक्फ डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो मैंने डिक्लेयर करके वक्फ बना दिया। दूसरा है कि भाई रिकॉग्निशन जो हो रहा है वो लॉन्ग टर्म यूज पे हो रहा है, यानी कि यूजर वाला जो हमने पढ़ा अभी। एंड फाइनली इंडाउमेंट हो रहा है जब लाइन ऑफ सक्सेशन एंड हो जाती है, यानी कि फॉर एग्जांपल कुछ प्राइवेट वक्फ भी होते हैं, उसको हम कहते हैं वक्फ अलल औलाद, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक फैमिली मेंबर के लिए बना दिया कि भाई तुम अपने लिए यूज कर सकते हो अपनी लाइफ टाइम के लिए, बट जब तुम्हारा एंड हो जाएगा, यानी कि जब तुम्हारी डेथ हो जाएगी, तो ये प्रॉपर्टी जो है और कोई यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगेन हमने क्या पढ़ा अबू यूसुफ की डेफिनेशन में, वक्फ जो है वो इनहेरिटेबल नहीं होती, वो ट्रांसफरेबल नहीं होती है ना। तो यानी कि मैंने फॉर एग्जांपल मान लो ए है, ए को बोला कि भाई ये जमीन जो है मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ, लेकिन जैसे ही तुम्हारी डेथ होगी, ए की डेथ होगी, तो तुम्हारे बाद जो है ये जमीन अपने आप में वक्फ रहेगी, और कोई इसका क्रिएट मतलब कि और कोई इसको अपने लिए यूज नहीं कर पाएगा, प्राइवेट यूज नहीं कर पाएगा,
ठीक है, ये सिर्फ गॉड को डेडिकेटेड रहेगी। तो ये तीन मतलब कि जनरली तरीके होते थे वक्फ को क्रिएट करने के लिए। अब बिल में इन्होंने बोला है पहली बात तो कि भाई कोई पर्सन जो है ना, जो इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा है 5 साल के लिए, सिर्फ वही वक्फ डिक्लेयर कर सकता है। यानी कि अगर मान लो कोई रीसेंट कन्वर्ट है जो जिसने अभी अभी बस कन्वर्जन किया है, तो वो मतलब कि नहीं कर पाएगा वक्फ को डिक्लेयर। इसने मतलब कि, और देखो हमने क्या पढ़ा था अभी तक कि भाई कोई भी क्रिएट कर सकता है, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो। बट इन्होंने क्या लिखा है अब यहाँ पे बिल में कि भाई जो पर्सन इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा है और वो भी 5 साल, 5 साल इज वेरी नेसेसरी, ठीक है, वही डिक्लेयर कर सकता है वक्फ को। तो यानी कि कन्वर्ट है रिसेंटली एंड ऑल, तो वो नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि भाई वो 5 साल से प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। और इसने बोला कि भाई इट क्लैरिफाइज कि जो पर्सन है भाई वो ओनर भी होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, सिर्फ पोजीशन में नहीं ओनर होना चाहिए, पहली बात तो। इसके बाद बोलता है कि भाई वक्फ बाय यूजर इन्होंने रिमूव कर दिया। इन्होंने बोला कि वक्फ बाय यूजर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो अब नहीं चलेगा, ठीक है भाई, कि ऐसा नहीं कि तुम किसी भी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो तो बोलने लग जाओ अब वक्फ हो गया, नो। बिकॉज ऐसे जो है बहुत ही ज्यादा एम्बिट बढ़ रहा था उनके कहने में, उनका पर्सपेक्टिव ये है, तो इसलिए उन्होंने बोला। और अभी रिसेंटली क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कि ये जो उन्होंने प्रोविजन डाला है कि वक्फ बाय यूजर अब नो लॉन्गर एप्लीकेबल है, मतलब नो लॉन्गर हो सकता है, तो ये प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेगा, यानी कि आज से अप्लाई करेगा, ऐसा नहीं कि पीछे से अप्लाई करेगा। मतलब जितने भी अभी तक वक्फ बाय यूजर क्रिएट हो गए हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। रेट्रोस्पेक्टिव इसका बैकडेट से लेजिस्लेशन एप्लीकेशन नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, यानी कि अब से एप्लीकेशन होने वाला है, अब से इफेक्ट में आने वाला है। उसके बाद मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि भाई जो वक्फ अलल औलाद है, ठीक है, इट मस्ट नॉट रिजल्ट इन द डिनायल ऑफ इनहेरिटेंस राइट टू द डोनर्स हियर इंक्लूडिंग द वुमेन हियर। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि भाई पहले क्या होता था ना, देखो वक्फ अलल औलाद इसलिए मतलब कि लोग बनाते थे क्योंकि भाई वो चाहते थे कि भाई चलो सिर्फ एक पार्टिकुलर मेल हेयर को चला जाए, वुमेन को हम एक्सक्लूड कर देंगे। और यहाँ पे तो ऑप्शन भी है, क्योंकि यहाँ पे तुम क्वेश्चन कैसे करोगे, कोई क्वेश्चन उठाएगा वक्फ पे तो बोल देंगे कि भाई तुम गॉड पे क्वेश्चन उठा रहे हो, तो मतलब बड़ा सेंसिटिव मामला है। तो इसलिए इन्होंने बोला कि भाई नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अब जो है वक्फ अगर औलाद अगर क्रिएट होता है तो उसकी वजह से किसी भी मतलब कि डिनायल ऑफ इनहेरिटेंस राइट नहीं होना चाहिए, है ना। जो भी मतलब कि वुमेन हेयर है, फीमेल हेयर्स है, उनका राइट, इनहेरिटेंस का राइट अफेक्ट नहीं होना चाहिए। इन्होंने पहली बात तो ये बोली। उसके बाद ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एज अ वक्फ, ये क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एज अ वक्फ। तो बोल रहे हैं कि भाई जो एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है जो अभी तक वक्फ बन गई है तो अब वो नो लॉन्गर वक्फ होगी। यानी कि अगर मान लो कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उसको हम बोल रहे थे पहले से कि भाई यूपी गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट मान लो हाइपोथेटिकली, उसकी गवर्नमेंट की कोई भी लैंड है, जमीन है, और बोल दिया गया कि ये वक्फ है, तो अब वो वक्फ नहीं होगी, ठीक है, अगर वो पहले मान भी रही होती। इन्होंने बोला कि जो कलेक्टर ऑफ द एरिया है वहां पे डिटरमाइन करेगा कि भाई ओनरशिप जो है मतलब कि इन केसेस ऑफ अनसर्टेनिटी, और वो रिपोर्ट सबमिट करेगा स्टेट गवर्नमेंट को। और अगर वो मतलब कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डीम्ड होती है तो अपडेट करेगा रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को एंड ऑल, और अनटिल देन जो है उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अब प्रिजम्पशन यही है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग होती है तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ही है अनटिल एंड अनलेस इट इज कंक्लूसिवली एंड 100% एस्टैब्लिश कि वो वक्फ है। तो प्रिजम्पशन पहले वक्फ नहीं होगा, प्रिजम्पशन पहले गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगा। इन्होंने ये आराम से डिक्लेयर कर दिया है अब। उसके बाद ये बोलते हैं कि भाई पावर टू डिटरमाइन इफ अ प्रॉपर्टी इज वक्फ, यानी कि फॉर एग्जांपल ये पावर दे रहा है। पहली बात तो वक्फ बोर्ड को पहले पावर होती थी 1995 में, अब इस बिल ने वक्फ बोर्ड की पावर छीन ली है। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि भाई अब सर्वे कमिश्नर जो होगा और एडिशनल कमिश्नर्स जो होगा, ये लोग मतलब कि पहले सर्वे करते थे, लेकिन बिल ने क्या बोला कि नहीं भाई, वक्फ बोर्ड को पावर पहली बात हम देंगे नहीं, और उसके बाद सर्वे कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर को जरूरत नहीं है अब इन सब चीज़ों की। इन्होंने कलेक्टर को एम्पावर कर दिया था। अब ऑफ कोर्स जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जब डिबेट्स चली तो थोड़ा बहुत इन्होंने ऑपोजिशन को भी सुना, और इसलिए इन्होंने अब डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो है, मतलब डेजिग्नेटेड ऑफिसर कलेक्टर की जगह इन्होंने डालने की एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कि बोला है कि हम डाल लेंगे डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा मोर न्यूट्रल टर्म है, बेटर टर्म है एंड ऑल, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो है वो सर्वे कंडक्ट करेगा, और उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो है यहाँ पे फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में वो अपडेट होगा, और तब माना जाएगा कि प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है एंड ऑल। तो इन्होंने बोला कि पेंडिंग सर्विस जो है उनको ऐसे ही कंडक्ट कराया जाएगा जैसे स्टेट के रेवेन्यू लॉज है अब, ठीक है। तो बहुत पावर जो है मतलब कि एक तरह से स्टेट को अब सेंटर हो गई है, वक्फ बोर्ड को वो नहीं है जो पावर पहले थी, ठीक है, डिक्लेयर करने के लिए। उसके बाद देखो अगर हम एक्ट में देखें 1995 एक्ट में, तो उसमें वक्फ एक्ट जो था 1995 का एक्ट, तो वो प्रोवाइड करता था कि भाई कोई 2 मेंबर्स होने चाहिए इलेक्टोरल कॉलेजेस और मुस्लिम से, ठीक है, मतलब एमपी एमएलए एमसी ये आपका इलेक्टोरल कॉलेज होता है, तो इनमें से 2 मुस्लिम मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बोला है बिल में, इन्होंने बोला है कि भाई जरूरी है कि कोई भी एक पर्सन हो, ठीक है, फ्रॉम ईच ऑफ द अबव बैकग्राउंड, बट जरूरी नहीं बट जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम्स हो। यानी कि इन्होंने 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स, इन्होंने एडिशनल क्या लिखा है देखो, 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स। तो इन्होंने पहली बात तो बोला कि जरूरी नहीं है कि कोई मुस्लिम हो, पहली बात तो, और इन्होंने बोला कि इट इज मैंडेटरी इंस्टीड, उल्टा,
कि भाई 2 नॉन मुस्लिम मेंबर हो बोर्ड में, ठीक है, इन्होंने 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स को उल्टा मैंडेटरी कर दिया है और साथ में ये भी बोल दिया कि जरूरी भी नहीं है कि भाई मुस्लिम मेंबर्स हो उसमें। उसके बाद फिर ये बोलते हैं कि एटलीस्ट 1 मेंबर ईच फ्रॉम शिया सुन्नी एंड बैकवर्ड क्लासेस ऑफ मुस्लिम। तो इन्होंने बोला कि अगर ऑब्वियसली इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मुस्लिम मेंबर नहीं होने चाहिए, ऑब्वियसली भाई एट द एंड ऑफ द डे ये जो पूरा वक्फ बोर्ड है, वक्फ का कॉन्सेप्ट है, किसके लिए बेनिफिट के लिए बनाया गया है, प्राइमरली जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बनाया गया है। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि जो एक मेंबर हमेशा होना चाहिए किसी शिया सुन्नी या बैकवर्ड क्लासेस ऑफ मुस्लिम से, बिकॉज तभी तो एक डाइवर्सिटी होगी रिप्रेजेंटेशन में, है ना। तो इसलिए डाइवर्सिटी के लिए इन्होंने बोला कि एक मेंबर जरूर होना चाहिए शिया से, सुन्नी से या बैकवर्ड क्लासेस ऑफ मुस्लिम से एंड ऑल। उसके बाद फिर ये लोग बोलते हैं कि भाई जो बोहरा मुस्लिम्स है एंड आगा खानी कम्युनिटीज है एंड ऑल, तो इनमें से भी एक मेंबर होना जरूरी है एंड ऑल, ठीक है, अगर उनका वक्फ है इन द स्टेट एंड ऑल। तो ये बोलते हैं कि साथ में वुमेन जो है, फॉर एग्जांपल 2 मेंबर्स एटलीस्ट वुमेन होनी चाहिए। तो इन्होंने काफी डाइवर्सिटी पे फोकस किया, जैसे कि हम देख सकते हैं। इन्होंने जैसे वर्ड क्या यूज किया था, एम्पावरमेंट। तो इसीलिए ये जो प्रोविजन है ये एम्पावरमेंट प्रोविजन से थोड़ा अलाइनमेंट में है, क्योंकि देखो इन्होंने क्या बात की है, 1 मेंबर फ्रॉम शिया सुन्नी एंड बैकवर्ड क्लासेस मुस्लिम, फिर ये बोल रहे हैं 1 मेंबर फ्रॉम बोहरा एंड आगा खानी कम्युनिटी, एंड फाइनली बोल रहे हैं कि 2 मेंबर्स मस्ट बी वुमेन एंड ऑल, एंड फाइनली ये तो डाइवर्सिटी है ही, 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स। तो ये इन्होंने पूरा कंक्लूसिवली बता दिया कि भाई इतने तो होने ही चाहिए, ठीक है, इतने तो होने ही चाहिए। और साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि द बिल स्टेट 2 मुस्लिम मेंबर मस्ट बी वुमेन, यानी कि इन्होंने बस इतना नहीं बोला कि भाई 2 मेंबर्स मस्ट बी वुमेन, इन्होंने बोला स्पेसिफिकली कि भाई मुस्लिम वुमेन होनी चाहिए, 2 मुस्लिम वुमेन। तो ऐसा नहीं कि भाई किसी ने बस रैंडमली अपॉइंट कर दिया वुमेन को जो कि नॉन मुस्लिम्स है, बिकॉज नॉन मुस्लिम्स तो अब अपॉइंट हो सकते हैं जैसा कि हमें पता चल रहा है आराम से। नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी से ही 2 वुमेन होने चाहिए जब हम बात करते हैं बोर्ड के बारे में। अब उसके बाद इन्होंने ट्राइब्यूनल्स में भी चेंजेस किए हैं। पहले क्या होता था ना, ट्राइब्यूनल्स में इन्होंने बोला हुआ था कि भाई एक पर्सन होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये सब प्राइमरली आपको इतना याद नहीं करना है कि भाई इतने सारी चीजें हैं। मेनली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक पर्सन नॉलेजेबल होना चाहिए था मुस्लिम लॉ एंड जुरिस्प्रूडेंस में। इट वाज नेसेसरी कि भाई ट्राइब्यूनल्स को जब आप कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो तो उनका कॉम्पोजिशन बताना पड़ता है भाई कि कौन कौन मेंबर होंगे ट्राइब्यूनल्स में, है ना। तो इसमें बोला गया कि भाई एक पर्सन होना चाहिए था जिसको नॉलेज हो अच्छी खासी मुस्लिम लॉ की और जुरिस्प्रूडेंस की। लेकिन ये जो बिल आया है इसने रिमूव कर दिया है, इसने बोला कि जरूरी नहीं है कि भाई कि जो पर्सन को हम कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं ये ट्राइब्यूनल में उनमें कोई मेंबर हो जिसके पास नॉलेज हो मुस्लिम लॉ की या जुरिस्प्रूडेंस की, जरूरी नहीं है वो। इन्होंने बोला कि भाई देखो, अगर मान लो उन्होंने ऑलरेडी एक करंट या फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जज को यहाँ पे चेयरमैन बना दिया, एंड करंट एंड फॉर्मर ऑफिसर जो है, मतलब जो पहले ऑफिसर थे जो कि जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक थे, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में, तो वो इनफ है अपने आप में। जरूरी थोड़ी ना कि भाई मुस्लिम लॉ की उनके पास नॉलेज हो या नॉन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें तो बस सुनवाई करनी है, उसके लिए जरूरी तो नहीं ना स्पेशलाइज नॉलेज हो तुम्हारे पास। इनका कहना है, इनका पर्सपेक्टिव है ये, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला हुआ है, तो इसलिए इन्होंने वो रिमूव कर दिया, अ पर्सन नॉलेजेबल इन मुस्लिम लॉ एंड जुरिस्प्रूडेंस, ये जो कंडीशन थी इसको रिमूव कर दिया ट्राइब्यूनल में। जरूरी नहीं है कि अब ये मेंबर हो या ना हो। उसके बाद ये बोलते हैं कि भाई ट्राइब्यूनल्स के जो पहले ऑर्डर होते थे ना वो एकदम फाइनल होते थे, यानी कि आप जा नहीं सकते थे किसी भी कोर्ट में ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। मान लो बोर्ड ने, मतलब वक्फ बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया, पहली बात तो वक्फ बोर्ड के पास पावर होती थी 1995 के अंदर कि भाई किसी भी चीज को डिक्लेयर कर दे कि वो वक्फ है या नहीं है, तो उसके अगेंस्ट जो अपील होती थी वो ट्राइब्यूनल्स को होती थी। और ट्राइब्यूनल्स में मतलब कि कोई भी अगर डिसीजन पास होता था तो वो फाइनल एंड बाइंडिंग होता था। बट इन्होंने बोला कि नहीं, अब ट्राइब्यूनल्स में जो है मतलब कि डिसीजन जो होंगे उसके अपील हो सकते हैं और वो प्रोहिबिटेड नहीं होंगे, ठीक है। इन्होंने बोला कि हाई कोर्ट जो है अपना जो मतलब जो भी चीज होती है हाई कोर्ट वो अपने इन मैटर्स को देख सकता है अपने अकॉर्ड पे भी, यानी कि या तो आप सीधा हाई कोर्ट पे भी आप जा सकते हो या हाई कोर्ट जो है ट्राइब्यूनल्स के मैटर्स को एटलीस्ट सुन सकते हो। तो यानी कि फाइनलिटी नहीं है ट्राइब्यूनल्स के डिसीजन को, और ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को कब चैलेंज कर सकते हो, 90 डेज के विदिन, 90 डेज के विदिन जो है आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट एंड ऑल। तो ये प्रोविजन भी अब दे दिया गया, अब ट्राइब्यूनल में जो भी ऑर्डर होगा उसकी फाइनलिटी नहीं है। उसके बाद ये पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बताता है कि भाई ये बिल इंपावर कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो रूल्स बना सकते हैं रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ द वक्फ्स, पब्लिकेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द वक्फ एंड द पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ वक्फ बोर्ड एंड ऑल, है ना। वक्फ बोर्ड की कैसी प्रोसीडिंग चल रही है तो वो कैसे पब्लिश होगी, क्या वक्फ के अकाउंट्स है वो कैसे पब्लिश होंगे एंड ऑल, एंड रजिस्ट्रेशन सबके रिगार्डिंग वो रूल्स बना सकते हैं इन्होंने। यानी कि मतलब पूरा इन्होंने जैसे स्टेचरी जो होता है ना एक तरह से रेगुलेशन, वो अच्छे से इन्होंने मतलब कि एफिशिएंसी लाने के लिए इन्होंने कर दिया है। यही इनका प्राइमरी कंटेंशन था, तो इसीलिए इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया कि भाई स्टेट के अंदर कितना ला सकते हैं, तो इन्होंने स्टेट कंट्रोल पे ज्यादा फोकस किया है इस वाले पर्टिकुलर बिल में, जैसा कि हम देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने बोला हुआ है कि भाई देखो अंडर द एक्ट क्या होता था ना कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अकाउंट्स ऑफ द वक्त जो है ऑडिट करा सकती थी किसी भी पॉइंट में, लेकिन ये बिल जो है मतलब कि अब इंपावर कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि पार्टिकुलरली ऑफिसर्स होंगे, अब डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होंगे या सीएजी होगा, वो खुद बैठ के ऑडिट करेंगे, ऐसे नहीं कि किसी से भी करा लेंगे, नो।
देयर विल बी स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स टू एडिट ऑडिट दीज एंड ऑल, ठीक है। तो यानी कि एकदम पूरा इन्होंने सिस्टमेटाइज कर दिया है। फाइनली जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, वक्फ बोर्ड जो है ये मेनली इन्होंने बाकी कम्युनिटीज को भी इंक्लूड किया है। बोहरा एंड आगा खानी कम्युनिटीज जो है जो पहले एक्सक्लूडेड थी, तो इसीलिए उन्होंने बोला हुआ है कि भाई ये जो एक्ट था ना वो अलाउ करता था पहले सेपरेट वक्फ बोर्ड्स बनाने के लिए सुन्नी एंड शिया सेक्स के लिए। अगर शिया वक्फ जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर रही है मोर देन 15% ऑफ ऑल वक्फ प्रॉपर्टी इन ऑल ऑफ द इनकम स्टेट, यानी कि बोलते थे कि अगर मान लो शिया सेक्ट है किसी भी स्टेट में और उनका वक्फ प्रॉपर्टी जो है जितना भी उनका इनकम है एटलीस्ट वो 15% से ज्यादा बैठ रहा है, तो आप सिर्फ एक वक्फ बोर्ड नहीं बनाओगे वहां पे, आप वहां पे दो सेपरेट वक्फ बोर्ड बनाओगे सुन्नी और शियास के लिए। अब ये बिल बोलता है कि तुम सेपरेट वक्फ बोर्ड आगा खानी एंड बोरा सेक्स के लिए भी बनाओगे, ठीक है। तो इन्होंने एडिशनल मतलब सेपरेशन के बारे में बात की है। सुन्नी और शिया के लिए तो ऑलरेडी सेपरेट वक्फ बोर्ड थे अगर 15% से ज्यादा हो जाता है शिया वक्फ का इनकम, बट इन्होंने बोला कि अब बोरा और आगा खानी कम्युनिटी का भी एक सेपरेट वक्फ बोर्ड होगा। तो दिस इज द प्राइमरी मतलब कि जो भी हमारा लाइक चेंजेस लाए गए हैं बिल में एंड ऑल। ऑफ कोर्स अगर कोई और चेंज आ जाता है राज्यसभा में तो अपडेट तो कर ही दिया जाएगा एंड ऑल, बट दैट इज वेरी अनलाइकली एट दिस स्टेज इन टाइम एंड ऑल। सो कीप वॉचिंग एंड ऑल, एंड फॉर more guidance and more guidance or the course and all, you can of course always contact us on 8587875662 or the contact number that has been provided in the description box. Thank you very much.